हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो उपस्थित हुए हैं उसमें आपके जो 4 जनवरी 2020 को एग्जामिनेशन कल होने वाला है उसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और साथ में लास्ट में जिनसे आपको डर लगता है कि कैसे प्रश्नों को टैकल किया जाए और आपने क्या खोया क्या पाया, उनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ चीजें हैं, हम उनको सबसे पहले आप लोगों को फटाफट बता दें कि आपको किन किन चीजों पर ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो एडमिट कार्ड से संबंधित जानकारी आप जान लें कि कई विद्यार्थी हैं जो एडमिट कार्ड को फिल करके लेकर के जाना है, जो स्व घोषणा पत्र है या जो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म है उसमें क्या क्या चीजें करनी है वो सबसे पहले आप जान लें। देखिए उसमें जो नंबर 1 पे आपका कॉलम दिया गया है जिसमें ये कई चीजें हैं कि फीवर है, कफ है, ये सब चीजें। तो अगर आपको 14 डेज के अंदर में अगर ऐसे कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो जो सिम्टम्स हैं उन पे आप टिक कर लें। ठीक है, जो सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं उन पे आप क्लिक कर सकते हैं और अगर ऐसा कोई सिम्टम्स आपके पास में नहीं है तो छात्रों फिर उस ऑप्शन को आपको छोड़ देना। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज यहाँ पर उन्होंने कहा कि कोविड-19 में अगर कोई कोविड-19 से पुष्ट मैटर हो उससे आप कांटेक्ट में रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर 15 मिनट से अधिक संपर्क में अगर आप किसी भी कोविड पॉजिटिव के संपर्क में रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको उसको टिक करना होगा कि हाँ भाई हम संपर्क में रहें। और अगर नहीं है तो वो ऑप्शन आपको जो 3 बॉक्स आपके एक दूसरे ऐसे यहाँ पर बने हुए हैं तो इसमें जो सेकंड वाला है इसको छोड़ देना है, क्योंकि अगर आप रहे हैं ठीक है तब तो फिर आपको करना है, यानी किसी कोविड संक्रमित व्यक्ति है, अदरवाइज फिर आपको इसको क्विट करके रखना होगा। और उसके नीचे वाला जो बॉक्स है उसमें यह है कि क्या कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति के निकट संपर्क में नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, संपर्क में नहीं है और अनिवार्य रूप से जो आपको जो है 14 डेज के लिए क्वारंटाइन किया गया है के अधीन समूह में नहीं हूं, तो हाँ बिल्कुल सही बात है कि आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं है और अगर आप ऐसे अनिवार्य क्वारंटाइन नहीं किए, यानी अगर आप क्वारंटाइन किए गए हैं ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हैं, ठीक है, तब तो आप उसको छोड़ करके रखेंगे। लेकिन यानी अगर आप छोड़ करके रखते हैं तो इसको ये माना जाएगा कि आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं है, मतलब जो है हैं। ठीक है, और चूंकि वहां पर दे करके रखा कि पीड़ित व्यक्ति निकट के संपर्क में नहीं हूं, तो नहीं हूं तो इसका मतलब और ना ही आपको क्वारंटाइन किया गया तो आप इस वाले को टिक कर लेंगे। ना तो आप उसके संपर्क में हैं और ना ही जब आप उसके संपर्क में नहीं, ना ही क्वारंटाइन किया गया तो आप इसको टिक करना है। यानी पहले वाले ऑप्शन को अगर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं तो पहले वाले ऑप्शन को छोड़ना है, दूसरे वाले ऑप्शन पे टिक करना है अगर आप संपर्क में नहीं है। और दूसरी चीज है कि क्या केंद्र पर पहुंचने के पहले 14 दिनों के अंदर अंदर में आपने कहीं विदेश की किसी शहर की यात्रा की है, तो अगर शहर की यात्रा की है तो आप उसको बताइए कि किन किन देशों में या किन किन शहरों में गए में, नीचे पहला शहर, दूसरा शहर, तीसरा शहर, चौथा शहर ऑप्शन दिया गया है तो आप उसको बताइए 14 डेज। और अगर ऐसी बात नहीं है तो आप डायरेक्टली इसको छोड़ सकते हैं, यानी कि इसका मतलब हो गया ये भी नहीं भरना। तो जब वो नहीं भरना है तो नीचे जो सिटी का नेम है, ठीक है, कंट्री का नेम है, पहला दूसरा शहर, वो जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन को भी आपको छोड़ देना है। और उसके नीचे वाले में केंद्र शहर में आगमन की तिथि, देखिए केंद्र शहर में आगमन की जो तिथि है छात्रों वो आज ही आपको बहुत सारे विद्यार्थी हमारे रास्ते में होंगे, ठीक है, क्योंकि तो उनको आज की डेट लिखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो आज ही शाम को पहुंच, क्योंकि मॉर्निंग में 7:30 पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाती है और 8:30 पर एक चीज जो ध्यान करके ये रखना कि 7:30 और 8:30 ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए भाई एनटीए नेट पहले क्या करता था कि दिसंबर के लास्ट वीक में एग्जामिनेशन करवाता था छात्रों, ठीक है, तो उसमें क्या होता था, कितनी सहूलियत रहती थी कि मॉर्निंग में भी आप जा सकते हैं। लेकिन जनवरी में, वो भी 4 जनवरी को एग्जामिनेशन होने के कारण बिल्कुल घने कोहरे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये नहीं हो सकता कि आप किसी दूसरे शहर से, अपने शहर से और एग्जामिनेशन सेंटर वाले शहर में पहुंचे, ठीक है, सेम डेट पर। तो आपको एक दिन पहले जाना पड़ेगा निश्चित रूप से, तभी आप 7:30 पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा फॉगिंग है, इतना ज्यादा कोहरा है कि अगर आप कहीं ना कहीं मतलब फंसने का ज्यादा डर है, तो इसलिए बिफोर एक दिन। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो नीचे वाला कि केंद्र शहर में आगमन की तिथि, अगर आप बिल्कुल नियरेस्ट में है तो आप सेम डेट वहां पर लिख सकते हैं, यानी वहां पर एक डेट आपको लिख देना है। यानी ऐसे बॉक्स तो कई बन गए हैं वहां पे छात्रों, लेकिन वहां पर आपको सिर्फ केंद्र शहर, जहां पर भी आपका लखनऊ में है, गोरखपुर में है, इलाहाबाद में, जहां पर भी है तो आप उसकी डेट लिख सकते हैं। यानी आपको जो डेट लिखना, जब एक दिन पहले पहुंच रहे हो तो इसका मतलब आपकी डेट हो गई 0301 और 2022, बस इतना आपको लिख देना। ठीक है, इतनी बातें आपको हो गई। अब उसके बाद में नीचे जो कुछ और भी चीजें हैं उनको आपको पहले से फिल करके, कई विद्यार्थियों ने ये सोचा
कि क्या हम वहां चलने के बाद में फिल कर पाएंगे। देखिए पहले यह है कि केंद्र में पहुंचने से पहले ही 3 बॉक्स बड़े बड़े यहाँ पर आपको लास्ट में मिलेंगे, 3 बॉक्स दिए गए हैं छात्रों, ठीक है, आपके एडमिट कार्ड में, ठीक है। तो उन एडमिट कार्ड में पहले वाले में केंद्र में पहुंचने से पहले ही आपको क्या करना है कि जो अपना आपका एडमिट कार्ड है जो है उस एडमिट कार्ड पर एक फोटो चिपका लेना है, ठीक है, एक फोटो यहाँ पर चिपका लेना है पहले से ही एक फोटो। और वो भी कौन सी फोटो होनी चाहिए, जो आपके फॉर्म में दिख रही है। तो पहली चीज तो ये क्लियर कर लें, जो फॉर्म में फोटो दिख रही है वही फोटो यहाँ पे करा लें। अगर वो किसी कारण बस फोटो नहीं है तो उसको फोटो बनवा करके यहाँ पे लगवा लें। तो आज आपके पास मौका है ये काम करने का, और अगर आपके पास में फोटो है वो सेम तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी ये फोटो आपके पास में यहाँ पे जो भी फोटो मतलब उम्मीदवार की फोटो दिख रही है वही फोटो, क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा है कि आवेदन पत्र में जो अपलोड किया गया उसी फोटो को ही यहाँ पे लगा लेना है। तो एक फोटो लगा लेना। अच्छा, कई छात्र ये सोचते हैं कि ये फोटो यहाँ लगा लेना है और इसके अलावा और हमें कोई काम नहीं करना। छात्रों, एक फोटो अपने साथ में आपको मिनिमम एक फोटो बैकअप में भी लेकर के चलना होगा, क्योंकि जब वहां पर अटेंडेंस शीट आएगी तो वहां पर भी फोटो को पेस्ट करना होगा, ठीक है। तो आप तो कम से कम एक फोटो ये और एक फोटो ये, यानी एक फोटो तो आप एडमिट कार्ड पे चिपका के लेकर चलेंगे और एक फोटो आप क्या करेंगे ऑलरेडी रख के रहेंगे। तो आप सभी लोग जान लें कि एक फोटो आपको लेकर के चलना है, एक पेन अपने पास में लेकर चलना है, कोई बहुत ज्यादा मतलब वैसी ना पेन हो, नॉर्मल एक पेन लेकर के चलना है। ब्लू ब्लैक कोई भी चलेगी, क्योंकि आपको कंप्यूटर से एग्जामिनेशन देना है तो आपको लिखने पढ़ने के लिए बस केवल चाहिए, ठीक है। तो ये है कि एक आपको ब्लू बॉल पॉइंट पेन रख लीजिए, ठीक है। तो बॉल पॉइंट जो राड वाली पेन होती है वही वाली, ठीक है, यानी उसमें जेल पेन ना हो बस। तो ब्लू बॉल पॉइंट पेन रख लें, एक आपके पास फोटो हो जाना चाहिए, और साथ ही साथ में एक आईडी आपके पास होना चाहिए। स्पष्ट रूप से एकदम से बिल्कुल क्लियर कट कहा गया कि फोटो कॉपी नहीं चलेगा। आप आईडी की अपने एक फोटो कॉपी रख लीजिए, वो एक अलग बात है, फोटो कॉपी भी रखे रहेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि फोटो कॉपी भी मांगी जाती है उसके साथ अटैचमेंट करने के लिए, ठीक है। तो आप कहां पर फोटो कॉपी कराएंगे, इसलिए एक ओरिजिनल आईडी कार्ड यानी आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो, मतलब तो ये बेसिकली इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई रखिए। तो आधार कार्ड ओरिजिनल, कोई विद्यार्थी हैं जिन्होंने सोचा कि मोबाइल फोन पर अगर वो दिखा दें या मोबाइल फोन पर दिखा देंगे, डिजी लॉकर में दिखा, कोई भी तरीका मान्य नहीं होगा। सीधा सीधा आई कार्ड आपके पास में ओरिजिनल आई कार्ड होना चाहिए, उसकी एक फोटो कॉपी रख लीजिए, ठीक है। मतलब जितनी चीजें मैं बता रहा हूं छात्रों ये आपको तैयार कर लेना चाहिए, और हो सके तो आज ही एग्जामिनेशन सेंटर देख लीजिए, क्योंकि सुबह सुबह कुहासा का समय, पता नहीं कौन आदमी बाहर मिले कि ना मिले, कहाँ पे सेंटर है। तो एटलीस्ट क्या है कि एक दिन पहले सेंटर देख ले, या अगर आपने गूगल से देख लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन इंस्ट्रक्शन यही है कि आप सेंटर को कम से कम भली भांति एक दिन पहले जान लें, ठीक है, अच्छे से जान लें कि क्या है। और आप ऑलरेडी जानते हैं उसके बारे में तो फिर कोई बात ही नहीं है कि सेंटर कहाँ पे है, कहाँ लोकेशन है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए भाई, ये इतनी चीजें आप तैयार करके जाएंगे। तो यहाँ तो जो फोटो चिपकाना वो ऑलरेडी, ये नहीं कि वहां पर पहुंच करके चिपकाना, ये आपको फोटो एडमिट कार्ड वाले पार्ट पे जो पहला पेज है उस पे ये काम आपको कर लेना। और साथ ही साथ में यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं हाथ का, ठीक है, बाएं, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो कोई भी हो, यहाँ पर ये नहीं है कि गर्ल्स और बॉयज का अलग अलग है, बाएं हाथ का, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का एक यहाँ पर अंगूठा आपको अपना लगा लेना है। तो ये काम ऑलरेडी आपको करके जाना है, तभी एडमिट। अब आप सोचिए कि कहीं कहीं पर पैड ना मिले, ठीक है, जो पैड होते तो वहां पर दिक्कत है, तो इसलिए आप इसको पहले से ही तैयारी कर करके चलिए। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर छात्रों कि यहाँ पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर करना, ये अभी आपको नहीं करना है बिल्कुल, मतलब ये आप करके जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये आपको नहीं करना है, ये परीक्षा के दिन ही करना है, वो भी निरीक्षक, जो कक्ष निरीक्षक है उसकी उपस्थिति में यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करने होंगे। तो जो भी हस्ताक्षर है वो आप जब वहां पर पहुंच जाएंगे तब कक्ष निरीक्षक के, तो यानी ये वाला भर कर जाना है और ये वाला भर करके जाना है, यहाँ फोटो लगा के जाना है, यहाँ अंगूठा बाएं हाथ का लगा के जाना है, और सिग्नेचर आपको नहीं करनी है, ठीक है। इतनी चीजें मतलब आप इतना ये कर लेते हैं, ये छोटा सा वर्क कर लेते हैं। ऊपर वाले ऑप्शन में मैंने बताया कि ज्यादा जो स्वस्थ है, जो किसी संपर्क में नहीं है, वो ऊपर के दोनों ऑप्शंस को खाली रखेंगे और बीच वाले में टिक कर देंगे कि भाई मैं ऐसा किसी व्यक्ति के संपर्क में नहीं हूं। अगर वो नहीं है तो, और है तो जानकारी तुरंत बताएं कि हाँ मैं संपर्क में हूं। तो इस तरीके से यही काम आपको इतना करना है, ठीक है। अब आपका एडमिट कार्ड तैयार हो चुका है, ठीक है, और एडमिट कार्ड के बाद में कुछ इंस्ट्रक्शंस बेसिक और भी हैं उनको आपको, तो ये जो स्व घोषणा पत्र है, जो अंडरटेकिंग फॉर्म है, इसको अच्छे से आप लोग बिल्कुल एकदम क्लियर कट कर लें, इसको पहले से भर करके ही
लेकर के जाना होगा। और दूसरी चीजें जो क्या क्या चीजें लेकर के जानी है, जैसे आपको वॉच नहीं पहन करके जाना है, ठीक है। वॉच पहन के जाएंगे, मेटेलिक चीजें हैं, डिटेक्टर, वहां पर मेटल डिटेक्टर वगैरह निकलवा के रखवा दिया जाएगा। जब चूंकि वहां पर आप एग्जामिनेशन देंगे और खुद ही वहां पर टाइम आपको बताता रहेगा, तो क्या जरूरत है आपको वॉच लगा करके जाने की, यानी वॉच नहीं लगा करके जाना है, ठीक है। रिस्ट वॉच नहीं लगानी है, घड़ी नहीं लगा के जाना है। उसके बाद में आपको जो भी पेन है, पेंसिल, या जो आपके पास में एक कह लीजिए कि एक बॉक्स लेकर के जाते हैं, ठीक है, जिसमें पेन, वो भी कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, ठीक है। यानी प्लास्टिक वाला जो आता है वो आपके पास में रहे, उसमें एक पेन और पेंसिल ये सब चीजें अगर आपके पास में रखी रहती है तो उनको लेकर के चलना। तो छात्रों, कई छात्रों ने ये पूछा कि सर क्या कोविड की वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी हमको लेकर के जाना। तो कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं मेंशन है कि कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी बात नहीं है, बस आपको सेल्फ जो आपको स्व घोषणा पत्र है, ठीक है, जो अंडरटेकिंग फॉर्म है, उसको खुद ही फिल करके लेकर के जाना है। और तीनों पेज, जैसे कई बार ऐसे होंगे कि जो लोग एडमिट कार्ड है पहले पेज का करा लिया, अंडरटेकिंग है लास्ट के दोनों पेज, तो आपको तीनों पेज लेकर के जाना है, यानी तीनों पेज जरूरी है, तीनों पेज को डाउनलोड करना आवश्यक है, उनको रखना जरूरी है, ठीक है। देखिए एक चीज, ये इतनी चीजों को करने के बाद में इसके साथ में जो पीडब्ल्यूडी जो है उसके श्रेणी के तहत जो छूट का दावा करने वाले उम्मीदवार हैं, उनको क्या करना है कि जो भी सक्षम अधिकारी उनके द्वारा जो पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र है, उस प्रमाण पत्र को ओरिजिनल रूप में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ में जो स्क्राइबर की जो शैक्षिक योग्यता है, पासपोर्ट आकार की फोटो है, ये सब वैध पहचान, ये सब भी चीजें जो है ये सब लेकर के जाना है, ठीक है। यानी कि जो कोई भी अगर इस तरीके से स्क्राइबर लेकर के जाता अपने साथ में, उसके साथ में कोई लेकर के जाता है, तो उसकी योग्यता वाले सर्टिफिकेट भी लेकर के जाने होंगे, उसकी भी जो है पासपोर्ट आकार की तस्वीर, फोटो और ये सब जो है वैध सरकारी पहचान वगैरह लेकर के जाना होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और इतनी चीजों को ही ध्यान रखना है मुख्य रूप से, बाकी कुछ ऐसा ना रहे, कोई ऐसी चीजें आपके पास में अनफेयर मीन यूज ना करें कि जिससे आपको दिक्कत हो, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट में बात, उसी के साथ में इस बात को मैं फिनिश करूंगा कि जब आप वापस आने लगेंगे तो आपको अपना एडमिट कार्ड वहां पर बॉक्स में सबमिट करना होगा। यानी एक चीज तो ये है कि जब भी जो भी रफ पेपर वगैरह है वो आपको वहीं से मिल जाएगा, ठीक है, रफ पेपर है वहीं से मिल जाएगा, रफ पेपर एक पेज मिल जाता है, और उस रफ पेपर पर भी अपना पूरी डिटेल भरना होता है तुरंत मिलते ही, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि रफ पेपर जो आपको मिलता है रफ कार के लिए, उस पे आप अपना सिग्नेचर उसको तुरंत ही आपको फिल कर लेना है, ठीक है। रोल नंबर और अपना नाम जो है अपना वहीं पर तुरंत ही उसको टॉप पे लिख देना है, ठीक है। और अगर आपको बाई चांस फिनिश हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, तो दूसरा रफ पेपर भी डिमांड पर आपको मिल जाएगा, लेकिन अलग से कोई भी पेपर और कहीं भी लेकर के नहीं जाना, यानी किसी भी सूरत में, अदरवाइज अनफेयर मीन में यूज करते हुए पकड़े जाएंगे, उसके बाद में फिर आपकी वैधता जो है समाप्त हो जाएगी। तो देखिए ये सब चीजें हैं, इनको आप लोगों को ध्यान रखना, ये मोटी मोटी चीजें हैं जिनको आप इनको ध्यान रखना। और साथ ही साथ में जो आपके पास में ये एडमिट कार्ड है, उस एडमिट कार्ड को फाइनली एक बॉक्स बना होगा, उस बॉक्स में क्या करना होगा, उसको आपको सबमिट कर देना हो। थोड़ी चीजें, एक जरूरी इंस्ट्रक्शन जो आपके लास्ट पेज पे दिया गया है उसके बारे में मैं बता देता हूं कि आपको जरूरी चीजें कि क्या क्या करना है। एक तो ये है कि आपको जो है जब भी कभी कंप्यूटर या जो चीजें हैं, तो आप अपने साथ में हैंड सैनिटाइजर ले करके जाएंगे, 50 ml का हैंड सैनिटाइजर लेकर के जाएंगे। तो जब आपको कंप्यूटर कीबोर्ड ये सब मिलेगा तो ऑलरेडी सैनिटाइज किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी आप हैंड सैनिटाइज करके यूज करें, ठीक है। क्योंकि देख ही रहे जिस तरीके से महामारी की बात है, आप उतनी दूर गए, ठंडी का मौसम है, कहीं भी कुछ ऐसा हुआ तो बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। नॉर्मल जुकाम बुखार तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं कोई इन्फेक्शन आ गया तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए आपको अपनी सावधानी जरूर ही बरतनी होगी। अच्छा, दूसरी चीज है कि जब भी वो आपके पास में जब एक पेपर आता है, ठीक है, अटेंडेंस सीट आती है, तो अटेंडेंस सीट पर क्या है कि हमेशा आपको हैंड सैनिटाइज करके तब उसके बाद में सिग्नेचर करना होगा, और जब उस पर सिग्नेचर कर दीजिए तो पुनः अपना हैंड सैनिटाइज कर करके और फिर अपना काम शुरू करना है, ठीक है। यानी चूंकि वो पेपर क्या होता है, सभी विद्यार्थियों के पास में जाएगा। अब आप सोच लीजिए वो पेपर सभी विद्यार्थी के पास में घूम रहा है, उसमें से कोई भी एक अगर इन्फेक्टेड है तो आपको इन्फेक्शन पहुंचा सकता है, इसलिए आप हैंड सैनिटाइज कर करके ही उस पेपर को टच करेंगे, और उसके बाद में जब उस पर सिग्नेचर वगैरह कर देंगे तो उसके बाद में आप पुनः हैंड सैनिटाइज कर लेंगे, अपने आप को सेव कर लेंगे। ठीक है छात्रों, ये तो जरूरी सूचनाएं रही
ये तो आवश्यक सूचनाएं रही जिनको मैंने आपके साथ में फटाफट शेयर कर दिया कि आप इतनी तैयारी बना करके चलते हैं तो नो डाउट आप बिल्कुल एकदम से। दूसरी चीज है, कई विद्यार्थी इस मतलब इतने लेवल पर आने के बाद में भी कई विद्यार्थियों के मन में वो अपोह रहता है कि सर क्या करें। देखिए 4 दिसंबर जो है 20, ठीक है, ये वो समय था जब हमने अपना न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ था, आप उसके साथ में जुड़ करके काम कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद में फिर दोनों पेपर को लेकर के जो एनटीए नेट का फर्स्ट पेपर है और साथ में फर्स्ट पेपर और साथ ही सेकंड पेपर, ठीक है, सोशियो सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर, जो दोनों 10-10 यूनिटें, इनके बारे में आपने पूरे कंप्लीट कोर्स को आपने लगभग देखा जाए तो एनटीए नेट फर्स्ट पेपर के अंदर में 100 लेक्चर के आसपास में आपने 100 लेक्चर तक में पूरे करंट वगैरह लेकर के आपने इसको कंप्लीट किया है पूरी यूनिट को। और साथ में सोशियो वाले पार्ट में लगभग 160 लेक्चर आपने कंप्लीट किया है आपने सोशियो वाले पार्ट में। तो ये तो आपका कितना आपने पढ़ाई कर लिया, आपको नोट बना दिया गया, ठीक है, नोट बन गया अब आपका। अब जब आपने एक बार समझा है, अच्छे से पढ़ा है और ऊपर से इसी बेस पर यानी प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में इन नोट से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है, उनको लेकर के 35 टेस्ट सीरीज यानी 35 इसमें यानी 50-50 क्वेश्चन वाली और 35 इसमें 100 क्वेश्चन वाली और साथ में 3 मॉक टेस्ट और यानी देखा जाए तो 38 यहां पे और 38 यहां पे, इतना आपने सॉल्व करके रखा है, ठीक है। तो एक तो ये है कि दिसंबर जो है दिसंबर 2020 वाला बैच है और दूसरा जो है वो आपका जून 2021, इन दोनों बैचों को मर्ज कर दिया गया। कारण ये थे कि एग्जामिनेशन बीच में रुक गया, तो हो सकता है इन दोनों बैच के आधार पर कुछ सीटें तो कहीं ना कहीं जेआरएफ वगैरह की बढ़ जाए। तो इसलिए छात्रों जो भी लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं गुड लक चांस तो है ही, ठीक है, गुड लक चांस है कि उनके सफल होने की संभावना कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो आपने इतना अगर तैयारी कर करके और उसके बाद में गए हुए हैं तो छात्रों पहली बात तो डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कई विद्यार्थी भी कल मैं देख रहा था कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर उन्होंने डिस्कशन किया कि सर माइंड इन सोसाइटी आ गया तो बड़ा कंफ्यूजन, माइंड इन सोसाइटी आ गया तो आरके मुखर्जी हो गया, उसके बाद माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी आ गया तो जेएच मीड जो है मीड महोदय की हो गई, उसके बाद में माइंड एंड केवल सोसाइटी, केवल माइंड एंड सोसाइटी आ गया तो वहां पर वो पैरेटो की बुक हो जाएगी। तो अब ये तीनों पुस्तकें हैं बिल्कुल मिलती जुलती हैं कि माइंड इन सोसाइटी है तो माइंड इन सोसाइटी आरके मुखर्जी साहब की, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी तो वो तो मीड की है और माइंड एंड सोसाइटी आ गया तो पैरेटो की हो गई, ठीक है। इसी तरीके से मैन एंड सोसाइटी हो जाएगा तो कार्ल मैनहीम की। तो ये सब पुस्तकें छात्रों कई बार आपने टेस्ट में आप इन सब पुस्तकों को 2-3 बार तो कम से कम एटलीस्ट टेस्ट में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको मिल चुकी हैं, इसलिए अब डरने की जरूरत नहीं। इतना मैं जरूर कहूंगा कि देखिए जब अगर कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए, सपोज करिए आपके मन में किसी ऑप्शन को लेकर के ऑप्शन ए बी सी डी और आपको लगा कि ऑप्शन प्रथम दृष्टया आपको लगा ऑप्शन ए सही होना चाहिए, फिर थोड़ी देर बाद आपका मन कर रहा है कि नहीं नहीं बी होना चाहिए, चूंकि क्या बी वाले में 100% कंफर्म हो गया कि बी ही है, तो जब आप इसमें भी कंफ्यूज हैं इसमें भी कंफ्यूज हैं तो हमेशा ए वाले के साथ में जाइए, ठीक है। यानी ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि प्रथम दृष्टया आपको ए लगा, बाद में फिर कंफ्यूज होकर के बी लगा, अब बी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है अभी भी बी है तो लेकिन मैं 50-50% हूं, तो 50-50% अगर आपको रखना भी है तो बी वाले के साथ ना होकर के ए वाले के साथ में करिए, निश्चित रूप से आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए भाई ये तो इतनी बातें हो गई इंपॉर्टेंट कि जो आप लोगों को, तो इन सारी बातों के साथ में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि पिछले 1 साल से लगातार अगर आपने मेहनत किया हुआ है, सबसे बड़ी चीज है छात्रों की रेगुलरिटी, आप लगातार टेस्ट में बने रहे, लगातार क्लासेज में बने रहे लगातार, तो ये जो चीज होती है ना वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। यानी ये चीज कि आपको लगातार जोड़ने का जो मौका मिला है उसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे विद्यार्थी जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है मुझसे बात भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि वो सफल भी होंगे, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो बहुत सारे लोग ये जरूर लिख करके व्हाट्सएप पे भेजते हैं कि सर मैं सफल हो गया, ठीक है। तो 2022 आपके लिए सफल हो, इसका रिजल्ट भी छात्रों जल्दी आ जाएगा, सबसे बड़ी बात है इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पेपर को खूब अच्छे से दें, पूरे मन लगा करके दें और ईश्वर जरूर आपका साथ देगा। चलिए अब हम लास्ट में थोड़ा सा एक यहाँ पर डायग्राम है, एक तालिका है, ठीक है, और उसी डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बताते हैं कि कई विद्यार्थी हमारे हैं जो लड़कियां हैं और जो जो थोड़ा सा मैथमेटिक्स से दूर रहते हैं, ठीक है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही मैथमेटिक्स से दूर रहती हैं, कुछ लड़के भी हैं कुछ लड़कियां भी हैं जो मैथ के नाम पर ये होता कि जीरो हो गई, सर मैंने गैस मार दिया और बस 5 क्वेश्चन पे
अभी मैंने लास्ट में भी आपको डीआई के कई पार्ट बताए हैं, उसके बाद में डीआई का पार्ट भी करा है, और फिर मैं आज आपको चलते चलते एक ऐसा डीआई बता रहा हूं जो दिखने में तो लगेगा अरे सर बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन वास्तव में अगर थोड़ा सा अगर इस ट्रिक को आप आज जान लेते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इजिली उसको कर ले जाएंगे। तो क्या है कि जिसको आपको पेन भी नहीं उठाना है तो आप इजिली उसको क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर एक निम्न तालिका है जिसमें 2015 से लेकर 19 तक के 5 वर्षों के दौरान 4 देश हैं, एक्स, वाई, जेड और टी। इनके लिए स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा के 4 वर्ष के 4 बार के आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों को प्रश्न के उत्तर देना है। स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, देखिए देश यहाँ पर क्या है, एक्स, वाई, जेड और टी, ये आपके देशों के नाम हो गए। और ये 15, 16, 17, 18, यानी एक्स के पास में क्या 15 में 10 यूनिट जो है मेगावाट बढ़ा, फिर 13, फिर 15, फिर 20, फिर 22, ऐसे बढ़ा। यहाँ पर देखिए 15 बढ़ा, 18 बढ़ा, 20 बढ़ा, 20 बढ़ा, फिर 24 हो गया, फिर उसके बाद 8, 10 ऐसे करके यहाँ पर दिया गया है। अब भाई छात्रों इसमें क्या है कि अब इसको आपने तुरंत देख लिया, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं। भाई देखो 5 क्वेश्चन क्या है कि 5 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है छात्रों, यानी ये आप जान लीजिए कि इस 5 क्वेश्चन से कोई कोई, क्योंकि ज्यादातर देखो जो पढ़ने वाला बंदा होता है, जो नहीं पढ़ने वाला बंदा है उसकी तो कोई बात ही नहीं है, जो गैस पे चल रहा है, लेकिन पढ़ने वाले बंदे अगर बाहर होते हैं तो हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन बस, ठीक है। आप जितने भी पढ़ने वाले बंदों को देखिए 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, यानी मैक्सिमम 3 से 5 क्वेश्चन से ही बाहर हो रहे हैं, या तो जेआरएफ से और या तो नेट से, ठीक है। तो जो छोटे विद्यार्थी हैं वो नेट बाहर हो रहे हैं 2-3 क्वेश्चन से, यानी, और जो जेआरएफ वाले बाहर हो रहे हैं वो बेचारे 3-4 क्वेश्चन से बाहर हो रहे हैं। तो समस्या अगर 3-4 क्वेश्चनों में इसको फिट कर लिया जाए, ठीक है, तो आप आसान, वैसे जेआरएफ वाला बंदा कोई भी होगा तो इन सब चीजों को तो जरूर फिट करता है, बिल्कुल फिट करता है, तभी वो जेआरएफ क्वालिफाई करेगा। लेकिन अब यहां पर बात यह है कि बिल्कुल फिट करना है, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन गड़बड़ हो जाते हैं और कभी कभी नेट वाले तो बिल्कुल भी इसको सरेंडर कर जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस पे क्या है। अब डायरेक्ट आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2016-17 के बीच किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना है कि 16-17 में, ठीक है, ध्यान से बात को समझेंगे कि 16 से 17 के बीच में किस देश ने नवीकरण ऊर्जा में सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि की है। अब यहां पर तो दिया गया है 16 से 17 का मतलब हो गया आपको किस पे फोकस करना है, यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये और यहां से ये। आप देखिए 13 था 15, टी वाले ने 13 से 15 कर दिया, कितना बढ़ा लिया भैया, 2 बढ़ा लिया। ये वाला था जेड वाले ने 10 था, पहले 12 बढ़ा लिया, कितना बढ़ा लिया, 2 बढ़ा लिया। आप देखिए कितना आसान है। और 18 से 20 हो गया, कितना बढ़ा लिया, 2 बढ़ा लिया। और 13 से 15 हो गया, 2 बढ़ा लिया। अब बड़ी प्रॉब्लम कि सबने तो 2 बढ़ा लिया, ठीक है, एक्स वाले ने भी 2 बढ़ाया, वाई वाले ने 2 बढ़ाया, जेड वाले ने और टी वाले ने बढ़ाया। तब तो बड़ी प्रॉब्लम होगी कि अब फिर सब 2 ने बढ़ाया, तब तो फिर कौन सा लगेगा कि ये कौन सा ज्यादा बढ़ा है। देखिए किसमें कितना बढ़ा, तो 13 में 2 बढ़ा है, हमेशा बेस एयर से लिया जाता है। ये मैंने आपको बताया था कि क्रय मूल्य पर लाभ और हानि निकाले जाते हैं भाई छात्रों। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि क्रय मूल्य पर, यानी कि ये आपको इन्हीं नंबरों पर, जो ऊपर वाले नंबर, इन्हीं पर आपको अंदाजना होगा। तो आपका क्या है, 10 में आपका 2 बढ़ा है, इसलिए 100 में कितना हो जाएगा, ठीक है। ये 15 में 2 बढ़ा है, इसलिए 100 में कितना हो जाएगा। 8 में जो है 2 बढ़ा है, ठीक है, इसलिए 100 में कितना हो जाएगा। और 12 में 12 में 2 बढ़ा है, इसलिए 100 में कितना हो जाएगा। अब आप देखिए, यानी 100 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अब आप देखिए अगर हम इसको करें 10 से भाग दे दें तो 10 दामा 100, यानी 10 भाग देंगे तो 10 और 10 दूनी 20 आ गया। हमेशा ये चीज दिमाग लगाइए कि 10 से अगर भाग देंगे 100 को तो 10 आ रहा है। अगर हम और बड़ी संख्या से भाग देंगे, ठीक है, बड़ी संख्या नहीं 15 से भाग देंगे तो अब 15 से अगर करेंगे तो 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, छक्के 90, यानी 6 पॉइंट ही जा रहा है। और 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20। इससे यह पता चल गया कि अगर यह संख्या नीचे वाली बढ़ेगी तो भाग देने पर यह ऊपर कम आएगा, और हमेशा जब 2-2 ही है उससे गुणा करेंगे तो कहीं ना कहीं कम बनेगा। यानी यहां 10 दूनी 20 आ रहा है और यहां 6 दूनी 12, नहीं 12-13, अगर यहां पर 13% के आसपास, यहां पर 20% के आसपास। अब आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश, एकदम क्लियर काट करने लगा कि जिसका भी बेस एयर सबसे छोटा होगा वही सबसे, तो बेस एयर सबसे छोटा किसका भैया, 8 नंबर वाले का है। 8 नंबर वाला देश कौन सा है, यहां पर
छात्रों मैंने यहाँ 15 वाले बेस पे लगा दिया, थोड़ा सा एक ये मतलब मिस्टेक, यानी हमको 16 और 17 वाले में अंदाजना था, इसलिए आप इस पे आइए, ठीक है। चलिए इस पे, तो 13 नंबर में देखिए दो बढ़ा, यानी ये ऊपर वाले मैंने 15 16 कर दिया, तो 13 वाले आपको ये भी ध्यान रखना कि 13 से 16 से 17 के बीच में, तो 16 यहाँ पर 13 बेस है, ये आप जान गए कि 13 बेस है, यहाँ 18 बेस है, यहाँ 10 बेस है और यहाँ पे 13 बेस है, तो ये 13 13 तो और सब में बढ़ा है दो, तो 13 13 बढ़ा है, तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों तो बराबर है। 18 है, 18 में दो बढ़ा है यानी और कम। सबसे छोटी संख्या के रूप में कौन है? 10। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 10। तो आप जानिए कि 10 में दो बढ़ गया यानी सबसे ज्यादा, ठीक है। और सबसे कम किसका हो जाएगा? 18 वाले का। ठीक है, सबसे कम ग्रोथ रेट किसकी हुई? 18, क्योंकि यहाँ बेस ईयर 18 है, 100 में जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कम हो जाएगा। अब आप देखिए कितना आसानी से निकल गया, 10 आ गया, यानी 10 बेस ईयर यहाँ पर जो है बेस पॉइंट जो है 10 है, जेड वाले का आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा था कि किसमें है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आ गया, कहां पेन उठाने की जरूरत पड़ी, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सब कर दिया। आप इसमें 16 से 17 में देखे, देखो भैया दो बढ़ा, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो। इसमें सबसे बेस ईयर कम किसका है? ये आपका बेस पॉइंट कम है 10, तो इसका मतलब 10 वाले का सबसे ज्यादा होगा। 10 में दो बढ़ गया ना, और यहाँ पे तो 18 में दो बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर 13 में दो बढ़ा, यहाँ भी 13 में, तो सबसे ज्यादा बढ़ा ये वाला, ठीक है। जिसका बेस ईयर सबसे कम होगा उसमें सबसे ज्यादा बढ़ेगा, और जिसका सबसे ज्यादा होगा वहां पे सबसे कम। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये कह देता, क्वेश्चन घुमा देता, अधिकतम न्यूनतम वृद्धि किसमें दर्ज की गई, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अधिकतम की जगह अगर यहाँ पर न्यूनतम हो जाता, तो न्यूनतम हो जाता, तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता? यहाँ पर 18 वाला 18 क्या है? वाई। तो वाई में न्यूनतम और जबकि जेड में अधिकतम। देख लिया कितना आसान है, मतलब कुछ है। अगर ऐसा क्वेश्चन सपोज करिए आ गया, तो हमें लग रहा है कि अब तो भैया बिल्कुल पक्का सही करने की जरूरत है। चलो अगला देख लेते हैं, कौन से देश ने वर्ष 2015 के संदर्भ में 2019 तक अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? 15 के संदर्भ में बेस पॉइंट क्या दे दिया? 15, और 19 में अधिकतम की जो है दर्ज किया है वृद्धि। चलो भैया 15 के संदर्भ में 19 का अधिकतम वृद्धि, 15 को 19 से देना है। 15 का अगर आपने देखा, यहां पर मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, 15 का अगर आपने देखा छात्रों, तो 15 का अगर आप देखो तो ये पॉइंट है, ये 15 का पॉइंट है, ये 15 का पॉइंट है, ये 15 का पॉइंट है, ये। और आप अगर 19 का पॉइंट देखेंगे तो 15 के बाद में 19 आप नीचे देखो, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 है। सबसे ज्यादा बढ़ा कौन रहा भाई? यहाँ पर देखो 24 बढ़ा रहा। अब आप इसमें देखिए 10 था, कितना हो गया? 22। तो 10 से 22 में कितना बढ़ा, मतलब कितना बढ़ा, यही देखिए। तो 10 से 22 में कितना बढ़ गया? 12 बढ़ गया, ठीक है। 10 से 22 बढ़ गया तो 12 10 22 ये होगा। 15 से 24, तो 15 में कितना जुड़ जाएगा? 15 5 20 और 4 24, यानी 15 और 9, है ना। इसमें 9 पॉइंट बढ़ गया। इसमें देखिए 8 से लेकर के 20, 8 से लेकर के 20 हो गया, इसका मतलब इसमें भी 12 पॉइंट बढ़ गया। और उसके बाद में 12 से लेकर 20, इसमें 8 पॉइंट हो गया। तो सबसे पहले दिमाग लगा देना है कि भैया देखो ये तो 8 पॉइंट बढ़ाए, इनको खत्म कर दो, ये तो 9 पॉइंट बढ़ाए, इनको खत्म कर दो। समस्या कहां आ गई? ये भी 12 पॉइंट बढ़ा लिए और ये भी 12 पॉइंट बढ़ा लिए, ठीक है। ये एकदम क्लियर हो गया कि ये भी 12 और ये भी 12। लेकिन पूछ रहा कि सबसे ज्यादा कौन बढ़ाया, यही तो पूछ रहा है यहाँ पर कि सबसे ज्यादा 15 से 19 में कौन से देश ने सबसे ज्यादा। अब ये तो पता चल गया कि हमारा आंसर जो है या तो ये वाला है यक्स वाला और या तो जेड वाला है। लेकिन अब कैसे पता चलेगा? बेस ईयर कौन सा है आपका? ये। तो जब बेस ईयर जिसका छोटा होगा उसका हमेशा ज्यादा आएगा, और बेस ईयर थोड़ा सा। अब हमको इनसे इनसे तो कोई मतलब नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं, हमको बस इन पे फोकस करना है और इन पे फोकस करना है। इनका बेस ईयर छोटा है, 8 में 12 बढ़ा दिया और यहाँ पर 10 में 12 बढ़ा दिया, ठीक है। तो हमने क्या बताया था? अगर जितना ही छोटा जाएगा उतना ज्यादा ग्रोथ है। 8 में 12 बढ़ा दिया, बहुत बड़ी बात, और ये 10 में 12 बढ़ा पाए, थोड़ी सी छोटी बात, ठीक है। तो 8 में 12 अपने आप, क्योंकि जब हम 8 को 100 से भाग देंगे तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, और उससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाएगा, और 10 में करेंगे तो 10 ही आएगा, और 10 से करेंगे तो 120, यानी ये वाला ऑटोमेटिकली तो क्या हो गया यहाँ पर? जेड, ठीक है। अपने आप देखिए, बिना पेन उठाए, बिना कुछ सॉल्व करे, अपने आप पता चल गया कि यहाँ पर जो है 15 से 19 के बीच में कौन बढ़ा लिया?
जेड बढ़ा लिया, यानी ये वाला आंसर सही चला गया। कितना मतलब आप देखिए कैसे चीजें निकल रही हैं, और ये कहीं ना कहीं रिसर्च में कंपैरेटिव स्टडी होती है, तो ये तो आपको आना ही आना चाहिए छात्रों। ठीक है, देखिए अब देखिए देश वाई के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की औसत वार्षिक वृद्धि प्रतिशत कितनी रही है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वाई के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की औसत वार्षिक वृद्धि कितनी रही। अब औसत अगर वृद्धि देखेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं कि देखिए कि कैसे कैसे बढ़ते हुए चले गए। भाई वाई के लिए देखना है हमको, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है वाई के लिए नवीकरण औसत वार्षिक वृद्धि दर। अब इसमें देखिए पहले हम वृद्धि देख लेते हैं कि कितनी कितनी वृद्धि रही। देखिए पहले 15 से 18 वाई पे देखना है, तो 15 से 18 इसको इरेज कर देते हैं, फिर से नया देख लीजिए। अब हमने देखा वाई पे देखना है, इसी देश पे फोकस करना है, और औसत वृद्धि यहां पर कितनी वृद्धि की है, यहां पर 3 की वृद्धि 15 में से भाई 15 और 18। कभी कभी आजकल देखिए छात्रों इसी को बड़ा करने के लिए 10 15 और 8 और 12 इसको बड़ा करने के लिए इसके नीचे 3 जीरो लगा दें, इसके नीचे 3, सबके नीचे 3 3 जीरो कर दें, तो भी वो सारे जीरो हटा दीजिए, केवल 15 और 18 में भी निकालेंगे तो आंसर वही आएगा। ठीक है, क्योंकि सबके जीरो गायब कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए यहाँ भी 3 जीरो लगा दें, यहाँ भी 3 जीरो लगा दें, यहाँ भी 3 जीरो, और बड़ा सा संख्या कर दें तो हमको लगेगा अरे सर इसको माइनस प्लस करने में कुछ नहीं, सबके जीरो आप मान लीजिए गायब हो गए। ठीक है, ये सब भी चीजें ट्रिके होती हैं। तो देखो 15 से 18 है तो यानी आपको तो पता चल गया कि 3 नंबर, 18 से 20 है तो आपका 2 नंबर बढ़ा, उसके बाद में 20 से 20 है तो यानी कुछ नहीं बढ़ा, ठीक है, कोई वृद्धि नहीं, जीरो, और 20 से 24 बढ़ा तो 4, यानी अगर आप यहां पर देखें तो 4 नंबर यहां पर आ रहे हैं। ठीक है, कितनी ग्रोथ रेट है, 1 साल 2 साल, ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, 4 साल में हमको ग्रोथ रेट देखना है, चारों साल में टोटल 4 साल की ग्रोथ है। ये तो बेस ईयर है, पहले साल दूसरी साल तीसरी साल चौथी साल, तो कितनी वृद्धि हो गई, 3 2 5 और 5 4 9, 9 वृद्धि हुई, यानी 4 साल में केवल 9 पॉइंट बढ़ा, तो 4 साल में 9, इसलिए औसत कितना निकल गया, औसत वृद्धि कितनी निकली, यानी 4 साल में 9 अगर हो रहा है तो 1 साल में कितना हो, 1 साल में ग्रोथ रेट कितनी बढ़ रही है, तो इसी को अगर हम डिवाइड कर दें, मतलब आ गया कि इसी से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, 9 को हम डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो पता चल जाएगा कि कितना हुआ। तो देखिए यहां पर ऐसे कर दिए और यहां पर 4 से डिवाइड कर दिए, तो 4 दूनी 8 हो गया, 1 बढ़ गया, और यहां पर डेसिमल दे दिया तो शून्य बढ़ गया, फिर 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, और उसके बाद में 2, और फिर 4 पंचे 20, क्योंकि जब डेसिमल लगाए तो अपने आप मिल जाएगा 20, 2.25, यानी आपको पता चल गया कि 2.25 का ग्रोथ रेट हमको लगभग जा रहा है। ठीक है, 2.25 का ग्रोथ रेट हमारे पास में जा रहा है। अब इसको क्या करना है, 2.25 मतलब जो है 2.25 का ग्रोथ रेट जा रहा है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको देखेंगे कि बेस ईयर पर ये कितना होगा, यानी जो हमारा बेस ईयर है उस बेस ईयर पर ये कितनी ग्रोथ गई। तो छात्रों यहां पर इसको क्या करना पड़ेगा कि जो टोटल ग्रोथ रेट है, यानी 15 से लेकर के और 24, ठीक है, तो आप 15 से लेकर के 24 में अगर ऐसे थोड़ा थोड़ा भी करके जोड़ेंगे तो भी 9 आ जाएगा, और 15 में था और अब हो गया 24, तो 15 9 24 यानी 9। लेकिन यहां पर छात्रों एक अपडेट करना पड़ेगा कि ये 5 सालों की ग्रोथ है। ठीक है, क्योंकि टोटल ईयर जो है आपके 1 2 3 और 4 5, 5 सालों की ग्रोथ, तो इसका मतलब हो गया कि 5 सालों में ग्रोथ रेट कितनी है, 9, तो इसलिए 1 साल में ग्रोथ रेट कितनी हो जाएगी, यानी 9 को अब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये 5 सालों की ग्रोथ रेट है, तो थोड़ा सा इसको इंप्रूव कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यानी 1 साल की जो ग्रोथ रेट होगी वो आपकी 9 को डिवाइड कर देंगे 5 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1 जा 5 और आपका आ गया 4, और पॉइंट लगा दिया तो 0 मिल गया, 5 8 जा 40, यानी 1.8, 1.8 ये आपका एवरी ईयर ग्रोथ, जो यहाँ पे कभी 3 जा रहा है, कभी 0 जा रहा है, कभी 4 जा रहा है, इसका मतलब एवरेज जो ग्रोथ रेट है वो 1.8 है। अब 1.8 कितने में, बेस ईयर आपका कितना है 15, तो अगर 15 में 1.8 एवरी ईयर है तो इसका मतलब 100 में कितना हो जाएगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब 12 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, यानी 12% के आसपास में हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखिए तो ये आपका जो करेक्ट आंसर मिल जा रहा है 10 है, यहाँ पर 13 है, 11 है, ये आपका 12, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि इस तरीके से इसका क्वेश्चन बन जाएगा।
उसके बाद में पूर्ववर्षी वर्ष की तुलना में दिए गए वर्ष में किस देश या किन देशों ने अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। देखिए ये भी क्वेश्चन कि पूर्व वर्ष की तुलना में अधिकतम ग्रोथ रेट किसने की है। तो चलिए भाई देख लेते हैं पूर्व वर्ष की तुलना में अधिकतम ग्रोथ रेट कौन सा देश कर रहा है। तो ये देखिए, अब यहां पर अगर आप इसको देखें इजली, अगर इन चीजों को देखें तो यहां पर क्या आ जा रहा है। चलिए अब यहां पर देखो छात्रों कि आप इस पे वॉच करेंगे पूर्व वर्ष की तुलना में, तो यानी सारे वर्ष को आपको देखना पड़ेगा कि ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहां पे गई है। ठीक है, ये आपको देखना है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट हाईएस्ट कहां पर गई है। तो इसके लिए क्या है कि पूरे डायग्राम को एक साथ आपको देखना पड़ेगा। अब अगर आप यहां पर देखें इजली, तो 10 से 3 यानी यहां पर 3 की ग्रोथ रेट है, यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 ही है, यहाँ पर देखिए आपका ग्रोथ रेट 2 है, यहाँ पर भी 2 जा रही है, मतलब ये ऐसे ऐसे देखेंगे तो ये आपका 2-2 का मिल रहा है। लेकिन यहाँ 15 से 20 सीधा हो जा रहा है। ठीक है, आप इसमें देखिए 15 से 20, 20 से 20 इसका कोई मतलब ही नहीं है। 15 से 3 ही हो रहा है, यहाँ पर 3 हो रहा है। सबसे चीज है यहाँ पर कि 15 से 20 ग्रोथ रेट यानी 5 सबसे ज्यादा पॉइंट, 20 से 22 कोई नहीं, 20 से 24 ये तो 4 ही पॉइंट है। लेकिन यहां पर भी देखिए 15 से 20 यानी 15 था 20 आ गया, यानी यहां पर भी 5 पॉइंट, यानी इससे बड़ा ग्रोथ रेट 15 से 20 यानी 5 पॉइंट से ज्यादा ग्रोथ रेट पूरे चार्ट में कोई ऐसा मतलब दोनों के बीच में नहीं है कि जहां पे अंतर। तो 5 पॉइंट यहां पर आ गया, 5 पॉइंट यहां पर आ गया छात्रों। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, 5 पॉइंट यहां है, 5 पॉइंट यहां है, इसका मतलब हमें पता चल गया या तो यक्स वाले देश में और या तो जेड वाले देश में ही ग्रोथ रेट ज्यादा है। अब यहां पर आपको जो सबसे बड़ी चीज है कि 15 से 20 पॉइंट आपका यहां पर आ गया। ठीक है, 15 से 20 यानी 5 नंबर का ग्रोथ रेट हो गया, और यहां भी 15 से 20 दोनों का बेस ईयर 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है। सबसे बड़ी चीज है यहां भी 15 है बेस ईयर, यानी यहां भी ग्रोथ रेट एकदम बराबर होगी। यहां 15 में 5 हुआ तो इसलिए 100 में कितना, यहां 15 में 5 हुआ इसलिए 100, तो दोनों की बराबर है। इसका मतलब ये आपका जेड, यक्स और जेड ये दोनों ऐसे हैं कि जहां पर दोनों का हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। तो क्या ऐसा ऑप्शन होगा कि या तो 2 होंगे, देख लेते हैं हम लोग। तो जेड और एक्स की बात हो रही है, इसका मतलब पूर्ववर्षी की वर्ष की तुलना में दिए गए वर्ष में किस देश या देशों में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। तो भैया वो अपने आप पता चल गया कि जेड और यक्स। ठीक है, यक्स और जेड ये ऑटोमेटिकली ये आपको क्लियर हो गया कि जेड और यक्स ये ऐसे हैं, यानी ऑप्शन डी ऐसा है कि जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट कर रहे हैं। देखा आपने, देखिए मतलब बिना प्रश्न को सॉल्व किए ही आप इजिली सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए सभी चारों देशों को मिलाकर, यानी चारों देशों को मिलाकर वर्ष 2015 के संदर्भ में वर्ष 2019 में नवीकरणीय ऊर्जा को स्थापित क्षमता में समग्र में कितनी वृद्धि दर्ज की है। चारों देशों को मिलाकर वर्ष 2015 के संदर्भ में वर्ष 2019 में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में समग्र कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज है। भैया इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन को ये कह रहा है, आप इसको थोड़ा सा इजिली कर लें, थोड़ा सा साफ सफाई, उसके बाद देखिए यानी ये सारे देशों की, चाहे एक्स देश हो, वाई हो, जेड हो, टी है, सारे देश का बेस रेट कितना है 10, 10 से कितना चला गया 22, यानी इसने कितना बढ़ा दिया 12, पहले वाले ने 12 पॉइंट बढ़ाया। ये कितना था 15, और 15 से 19 में कितना बढ़ा लिया 24, 15 और 9 कितना हो गया 24, इसने 9 पॉइंट ग्रोथ रेट की। इसने कितना किया 8 था हो गया 20, इसने कितना ग्रोथ रेट किया 12, यानी ये भी हो गया। उसके बाद में टी वाले ने देखिए 12 पॉइंट था और उसके बढ़ा दिया 20, यानी ये 8 ग्रोथ रेट करता है। ठीक है, अब आप देखिए टोटल ग्रोथ यानी इतनी थी, यानी 12, 9, 12 और ये आप इनको जोड़ लीजिए। ठीक है, जैसे ये 12, 8, 20 जोड़ लिए, इसको भी 12, 8, 20 कहिए। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा है क्योंकि 9 है ये, तो 21 ये हो गया और ये 12, 8, 20 यानी 20, 21 मिला करके हो गया 41। टोटल ग्रोथ तो पता चल गया कि 41 है, 41 पॉइंट बढ़ा है। लेकिन इन लोगों का बेस ईयर कितना था ये भी इकट्ठा करना पड़ेगा। तो देखिए 12, 8, 20 और 15 और 10 मिला करके कितना हो गया 15 और 10 मिला के 25, तो 25 ये और 25 में 20, तो 20 और 25 मिला करके कितना हो गया 45। ठीक है, यानी 20 और 25 मिलाकर के 45, इन लोगों के पास में बेस ईयर में था 45
और ग्रोथ रेट कर दिया 41, यानी 45 में बढ़ा करके 41। 45 में कितना पॉइंट बढ़ गया? 41, इसीलिए 100 में, क्योंकि परसेंट में निकालना है तो 100 में। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। यानी 41 को 45 तो कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, 5 से कर दें तो 5 दूनी 10 और 5 शून्य शून्य यहाँ पर, और 5 9 45, ये इतना आ गया। अब ये नहीं कटने वाला है, अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 का 0 लगा लीजिए और 2 से इसको, तो 2 एक 2 और 2 चौक 8, यानी 820 सीधा सीधा आ गया है। दोनों 20 और 41 को गुणा कर दिया 820, और नीचे बचा है कितना? 9। ठीक है, नीचे कितना बचा है? 9, क्योंकि 5 9 45, तो 820 को 9 से भाग दे दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 820 को 9 से भाग दे दिए, 9 9 81, ठीक है, 1 आ गया, और उसके बाद में 9 1 9 आ गया, ठीक है, फिर 1 आ गया, दशमलव लगा दिया, 0 मिल गया, 9 1, यानी 91 पॉइंट समथिंग ऐसे करके जाता रहेगा। तो 91 पॉइंट समथिंग यानी 91 पॉइंट, उसके बाद 111 करके जाता रहेगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको मिल गया कि 91.111 करके यही आ रहा है। ठीक है, यानी जब आप इसको करेंगे तो फिर 10 आ गया, फिर एक बार लेकर के जाएंगे, फिर यहाँ 9 आ जाएगा, यानी 91.11% ये ग्रोथ रेट है। तो इस तरीके से देखिए छात्रों, ये भी पार्ट आपका हो गया। ठीक है, आसान रहा, मतलब चीजें क्या है कि आपको थोड़ा सा एलिबरेट करने आनी चाहिए, थोड़ा सा घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसी तरीके से करेंगे तो पूरे के पूरे सम आपको इजीली हो जाए। तो ठीक है छात्रों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देते हैं, और आप सभी लोग पूरी ऊर्जा के साथ में इसको कर करके आइए। ठीक है, ताकि अगर कूल होकर के पेपर करेंगे, ये चीज जान लीजिए, सब लास्ट में केवल यही बात है। देखिए, शुरुआत के हो सकते हैं कि 4-5 क्वेश्चन आपके बहुत टफ, आपके पेपर में ऐसी सेटिंग हो कि 4-5 क्वेश्चन बहुत टफ सेट हो जाएं और आप उनको देख करके लाई लेंथ खो बैठे, लेकिन आपको जो आसान आसान क्वेश्चन है फिर वहां पर आपको गड़बड़ी करने लगे। इसलिए अगर आपके 4-5 क्वेश्चन आपके पेपर में जब आप ओपन करते हैं, हो सकता है 4-6 क्वेश्चन टफ मिले, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा, आसान होगा तो सबके लिए आसान होगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको क्या करेंगे, पेपर को सॉल्व करना शुरू करेंगे। निश्चित रूप से देखिएगा कि जब आप लास्ट में केवल हड़बड़ी होती है तभी आपके 4-5 क्वेश्चन केवल गड़बड़ होते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस अगर बना करके कर लेंगे छात्रों तो बहुत अच्छा होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।